Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. This is the episode 2 of my brain and spine TB survivor story. इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देखिए क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूएशन है. एंड इफ़ यू न्यू हियर, हाई माय नेम इज़ आरती. आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोस या स्पेशली वीडियोस रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन स्पाइन एंड लंग्स TB survivor and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional. So if you're new here, please hit that subscribe button and let's get started with the video. So इससे पहले वाला जो सेकंड एपिसोड था वहाँ पे मैंने बताया था कि मुझे हॉस्पिटल से जो है कैसे डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज के बाद मैं घर में आ गई थी. वहाँ तक फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि मेरे क्या सिम्टम्स थे, मैं कितने हॉस्पिटल्स में गई और कैसे मेरा डायग्नोज हुआ. और सेकेंड एपिसोड में मैंने बताया था कि जब मैं सेंट जॉन्स में थी तो कोमा से बाहर निकलने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, कैसा फील हुआ और उसके बाद जो है मैं डिस्चार्ज होके घर पे आ गई थी. तो आज वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 6 मंथ्स जब मैं घर आई उसके बाद 6 मंथ्स तक जो है मेरा माइंड थोड़ा सा डिसओरिएंटेड रहता था. मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं होता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और मुझे तब तक भी फुल्ली पता नहीं था कि मुझे ब्रेन टीबी हुआ है, स्पाइन टीबी हुआ है. और मेरी मम्मी और मेरी फैमिली जो है 2 लोग मिलके मुझे थोड़ा सा वॉक कराते थे बट मैं बिना सपोर्ट के मैं वॉक नहीं कर सकती थी. तो उसके बाद में मेरा जो फॉलोअप का प्रोसेस था वो मैं बता देती हूँ क्योंकि न्यू पेशेंट्स जो देख रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. तो देखिए, हॉस्पिटल अलग अलग हॉस्पिटल में किसी को 15 दिन और पेशेंट की कंडीशन देख के भी करते हैं. अगर पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है तो 1 महीने 2 महीने में बुलाते हैं. लेकिन मुझे 15 दिन में एक बार फॉलोअप के लिए जाना होता था. तो मुझे जो है यहाँ से गाड़ी में डाल के लेके जाते, फिर मुझे व्हीलचेयर में लेके जाते. हॉस्पिटल पूरा मैं व्हीलचेयर में घूमती थी. तो 15 डेज़ में एक बार मेरा फॉलोअप होता था न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, जिसमें पहले दिन में मैं जाके अपना टेस्ट कराती थी. LFT, KFT, ब्लड शुगर और जो भी नॉर्मल टेस्ट होता है TB में महीने में एक बार कराते हैं. लेकिन उस टाइम मुझे 15 दिन में एक बार कराते थे. तो फिर एक बार मैं जाके वो टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देके आती थी और नेक्स्ट डे जो है मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता था. तो हम लोग डॉक्टर को दिखाने जाते थे. तो फॉर द फर्स्ट 1 ईयर मेरा एवरी 15 डेज़ में फॉलोअप होता था. उसके बाद 1 साल के बाद मेरे रिपोर्ट्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने लगा. तो मेरा फॉलोअप जो है 1 महीने में एक बार होने लगा और जो टेस्ट एवरी 15 डेज़ में हो रहे थे वो भी 1 महीने में एक बार होने लगा. तो 3 साल में तो बहुत ज़्यादा ही टेस्ट कर लिए मैंने. तो फॉलोअप का ये था मेरा, 15 डेज़ में एक बार मैं फॉलोअप करती थी. अब किसी किसी को महीने में एक बार बुलाते हैं, 2 महीने में एक बार बुलाते हैं, वो डिपेंड करता है. और मेरा जो वर्किंग पार्ट था वो भी मैं पहले जो है मेरे फैमिली मुझे 2 लोग मिल के मुझे थोड़ा थोड़ा वॉक कराते थे. और जैसे 6-7 महीने हुए, 6-7 मंथ्स तक आई वॉज ऑन बेड. मैं डाइपर्स यूज़ करती थी, मेरा यूरिन ट्यूब लगा हुआ था. थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन के बारे में भी मैं बात करूँगी बाद में. तो 6-7 महीने बाद एक दिन मेरी फैमिली उसमें बैठी हुई थी, बाहर बालकनी में बैठी हुई थी और मैं अंदर वाले रूम में थी. तो हमारा 3 BHK हम लोग वहाँ पे रेंट पे रहते थे. तो मेरे रूम से बालकनी तक पहुँचने में वो हॉल को क्रॉस करके जाना होता था. तो अंदर वाले रूम में मैं थी और मेरी फैमिली बाहर बैठी हुई थी. और मैंने सोचा कि एक बार चलने की कोशिश तो कर ही लेती हूँ. और मैं थोड़ा ज़िद्दी भी थी तो मैं थोड़ा सा बेड से उठी और मैंने वॉल को पकड़ा. तो मैं वॉल को पकड़ते पकड़ते मेरे पैर इतने काँप रहे थे, फिर भी मैंने सोचा कि बाहर मैं आज तो चल ही लेती हूँ. फिर वॉल को पकड़ा और मैं वॉल को पकड़ते 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 बाहर गई. बालकनी में एकदम मैं दिख गई मेरी मम्मी को. मेरी मम्मी का उस टाइम मिक्स रिएक्शन था. एक तो कि वो बहुत खुश हो गई कि मैं एटलीस्ट वॉल पकड़ के बाहर आई, और वो मुझे डांटने भी लगी कि क्यों अकेले आई, गिर जाती तो क्या होगा. तो मैंने ये थोड़ा सा डेयरिंग किया था. आप लोग मत करना, अगर कोई है जो चल नहीं पा रहा है तो ऐसी चीज़ें मत करना. अगर मैं गिर जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता. तो मेरी मम्मी ने और मेरी फैमिली ने जल्दी से मुझे उठाया वहाँ से और वो लोग हम लोग अंदर लेके आए. तो मेरी मम्मी ने क्या किया कि उन्होंने नीचे मैट्रेस बिछा दिया, जो गद्दा होता है, गद्दा नीचे मेरे नीचे गद्दा बिछा दिया. इससे पहले जो ब्रेन एंड स्पाइन TB सर्वाइवर जर्नी मैंने 2 साल पहले वाली वीडियो डाली है उसमें वो क्लिप मैंने डाला है. तो नीचे फ्लोर पे गद्दा बिछाया और मेरी मम्मी ने बोला अब इस गद्दे के ऊपर चलो. अगर मैं 2 साइड से 2 लोग मेरे को पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर मैं थोड़ा गिरने लगूँ तो मुझे पकड़े और अगर मैं गिर भी जाऊँ तो वो गद्दे में गिर जाऊँ. तो फ्लोर में नीचे गद्दा बिछा के फिर मुझे चलाया. तो मैं उस दिन
दिन जो है 20-30 स्टेप चली थी, धीरे 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 करके गद्दे के ऊपर। तो उसके बाद से मेरा चलने का यही रूटीन बना कि नीचे गद्दा बिछाते थे और 2 लोग साइड में बैठते थे और मैं गद्दा के ऊपर चलती थी। तो वो इतना ज़्यादा वो वाला मैट्रेस नहीं था कि चलने के लिए मुश्किल हो, नॉर्मल गद्दा बिछा के उसके ऊपर से मैं चलती थी। तो ऐसे में चलने लगी और 7-8 महीने के बाद से मैं थोड़ा बिना सपोर्ट के चलने लगी। लेकिन 1-1.5 साल तक भी मैं बाहर, घर से बाहर अकेले नहीं जाती थी। घर से बाहर जाती थी तो कोई ना कोई मेरे साथ होता ही था, घर से बाहर अकेले नहीं जाती थी। और 8-9 महीने के बाद में मैं घर के अंदर अकेले चलने लगी थी। और अब जो है मुझे डिस्चार्ज होने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए वो भी बात कर लेते हैं। तो मेरा चलना जो है, मुझे चलने में ऑलमोस्ट 8-9 महीने लगे थे खुद से चलने में, नहीं तो 4-5 महीने के बाद मैं सपोर्ट के साथ चलने लगी थी, 2 लोगों के सपोर्ट के साथ। अब सबसे पहला मेरा जो साइड इफ़ेक्ट हुआ था, साइड इफ़ेक्ट नहीं एक्चुअली, जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो सिंस मेरे ब्रेन में टीबी था, मुझे हाइड्रोसेफेलस था और मेरे ब्रेन में स्वेलिंग भी था, तो ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें थी और उन सब का सिम्टम हेडेक होता है। तो मुझे पहले के 6-7 महीने नहीं 9 महीने तक मुझे डेली हेडेक होता था। मुझे हेडेक इतना ज़्यादा होता था कि मैं फ़ोन नहीं चलाती थी और मेरी मम्मी को सीरियल देखने की आदत थी, तो शाम में 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा वो सीरियल देखती थी। तो वो बहुत लो वॉल्यूम में, हॉल में टीवी होता था और मैं बेडरूम में होती थी, फिर भी हॉल से बेडरूम में जो टीवी का थोड़ा सा आवाज़ जाता था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक में वो बहुत वो करता था। तो मेरी मम्मी टीवी भी बहुत लो साउंड में देखती थी और कभी कभी वो टीवी ही नहीं देखती थी। हमारे घर में टीवी, सॉन्ग्स, म्यूज़िक वो सब बजना बंद हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। तो मेरा जो है टीबी में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 9-10 महीने तक मुझे कंटिन्यूसली सीवियर हेडेक रहता था। और उसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ था वो था वॉमिटिंग। सुबह में मैं मेडिसिन लेती, एम्प्टी स्टमक की मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा खाना खाती और खाना खाने के बाद जो टीबी के मेडिसिन जो होती है वो लेती, आइसोनियाजिड, पायरेजेनेमाइड, इथैम्ब्यूटोल, ये सब लेती। तो ये लेने के 10 मिनट बाद से मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाता था। कभी कभी दिन में 3-4 बार वॉमिटिंग होता था, कभी कभी सिर्फ वॉमिटिंग टेंडेंसी, वॉमिटिंग सेंसेशन होता था, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होता था। अब मैंने 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है, 10:30 में मैंने मेडिसिन लिया है, तो उसके बाद मुझे 2-3 बजे तक वॉमिटिंग सेंसेशन होता था, जिसकी वजह से मैं जो है लंच अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो ये वॉमिटिंग सेंसेशन वाला साइड इफ़ेक्ट मुझे पूरे 3 साल के ट्रीटमेंट में पूरे टाइम में रहा है। मैं बीच में जब मेरा लेवोफ्लॉक्सासिन टैबलेट बंद हुआ था तो मेरा वॉमिटिंग बंद हुआ था, फिर मेरा लेवोफ्लॉक्सासिन स्टार्ट किया तो वॉमिटिंग फिर से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले फर्स्ट मेरा साइड इफ़ेक्ट जो था वो था वॉमिटिंग। उसके बाद में वीकनेस तो अब है ही मेरे, मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, तो बॉडी में काफ़ी वीकनेस था। मेरा वेट कम होके 37 kg हो गया था। जब मैं आईसीयू में थी तब मेरा 37 kg हो गया था और मेरा वेट 6 महीने तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। 6 महीने तक मेरा वेट 37 kg था। मैं जो खाना में मेरे से जितना खाया जाता था मैं उतना खाती थी, मेडिसिन खाती थी। और मुझे 1 साल तक जो इंश्योर का ड्रिंक होता है, इंश्योर हेल्थ ड्रिंक होता है, वो मुझे डॉक्टर ने 1 साल तक लेने के लिए बोला था। तो 1 साल तक मैं इंश्योर का जो हेल्थ ड्रिंक होता है वो मैं पानी में घोल के लेती थी, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस है मुझे। मैं मिल्क पीती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाता है या फिर 1.5-2 घंटे तक मुझे गैस बनता है, तो मिल्क नहीं पी सकती मैं, इसीलिए वो इंश्योर का ड्रिंक मैं लेती थी। तो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट जो था वो था मुझे वॉमिटिंग। उसके बाद में जो है काफ़ी मेंटल हेल्थ पे भी साइड इफ़ेक्ट्स थे। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया मेंटल हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट्स थे। और उसके बाद सेकंड साइड इफ़ेक्ट जो था मेरा स्किन में ईचिंग और रैशेस था। बहुत ज़्यादा ईचिंग होता था, बहुत ज़्यादा रैशेस होता था, जिसके रैशेस के लिए मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था। और आज मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, वो स्किन रैशेस अभी तक मेरा नहीं गया है। मैं अभी भी रैशेस के लिए, स्किन ईचिंग के लिए मेडिसिन लेती हूँ। अगर मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं। तो मेरा 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ, जब मुझे टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तभी से मेरा स्किन में ईचिंग, रैशेस हो गया था। और डिस्चार्ज होने के बाद मेरे स्किन में एक वाइट स्पॉट आ गया था। पहले किसी वीडियो में मैंने दिखाया था, पूरा मेरा फेस वाइट स्पॉट हो गया था। हमने सोचा कि अब फेस ख़राब हो गया, लेकिन 1 महीने के अंदर वो खुद ही ठीक हो गया था। तो स्किन में साइड इफ़ेक्ट जो था वही था, स्किन में ईचिंग था, रैशेस था, वॉमिटिंग था। और जब मैं 45 डेज़ में कोमा में थी, उसके बाद भी मैं इतने टाइम बेड में थी। तो जब मैं हॉस्पिटल से मैं घर आई ना, मेरे जो
लेग का जो ये नीचे वाला पार्ट होता है हील्स वाला, उसमें जो हमारी स्किन होती है वो मेरा पूरा स्किन निकल गया था और दूसरा स्किन आ गया था। मतलब पूरा मेरा लेग ना देखने के हालत नहीं था, क्योंकि वो पूरा स्किन निकल रहा था और स्किन जो है नया स्किन आ गया था, और पूरा फिर जो नया स्किन आया वो बहुत सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था, ये भी साइड इफ़ेक्ट था कि खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो एपेटाइट बिल्कुल कम था, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और अगर मैंने थोड़ा सा खाना खा भी लिया तो मुझे वॉमिटिंग होता था, क्योंकि सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट के बाद जो मेडिसिन ली होती थी उसकी वजह से मुझे लंच टाइम तक वॉमिटिंग होता था। तो लंच में मैं 2 चम्मच खाना खाती तो खाना खाते खाते वॉमिटिंग होता था, फिर उसके बाद जो है मुझे खाना खाने का मन नहीं करता था। तो खाना खाने का मन नहीं करता था, और उसके बाद जो है फ़ीवर, बहुत लोग पूछते हैं कि फ़ीवर आता जाता है, तो येस, मुझे भी फर्स्ट 9-10 मंथ्स तक फ़ीवर आता जाता रहता था, बीच बीच में फ़ीवर आता था, 2-3 दिन फ़ीवर होता था। पैरासीटामोल लेती थी मैं, डॉक्टर ने बोला था फ़ीवर आए तो पैरासीटामोल लेना, फिर पैरासीटामोल लेती थी, जाता था, फिर 1 महीने बाद 2-3 दिन फ़ीवर आता था। तो फ़ीवर भी मुझे आता जाता रहता था। बाकी वीकनेस तो मैं ऑलरेडी बेड पे थी, तो वीकनेस तो था ही। तो मेरा मेजर जो साइड इफ़ेक्ट था उस टाइम, मुझे वॉमिटिंग होता था, स्किन में इचिंग था, रैशेस था, मेरा स्किन ख़राब हो गया था, खाना खाने का मन नहीं करता था। और जो ये लेग का पेन है, लेग का पेन बहुत ज़्यादा था, रात रात भर मुझे लेग में पेन होता था, टिंगलिंग सेंसेशन होता था, नमनेस होता था। तो न्यूरोपैथी काफ़ी ज़्यादा था, जो अभी मेरा न्यूरोपैथी तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन लेग का पेन मेरा अभी भी है। तो लेग में पेन होता था, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, ये सब होता था, कॉन्स्टिपेशन था। और उस टाइम भी 9 मंथ्स तक मैंने डायपर यूज़ किया है, तो वो यूरिन इन्फेक्शन वगैरह का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज का वीडियो इतना ही है फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, अगर आपके ट्रीटमेंट में मेरी वीडियोज़ आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।